मेरा 40 साल का अनुभव है बच्चों के साथ काम करने का। 8 साल तक मैंने मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ एज ए फादर फिगर काम किया। यूनाइटेड जस्टिस बोर्ड में मैं लगभग 6.5-7 साल मैंने काम किया। जब ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो इसके लिए चाइल्ड लाइन को आप संपर्क कर सकते हैं। तो तुरंत ही चाइल्ड लाइन के वॉलंटियर्स जो है आपके पास पहुंचेंगे, आप अपनी अगर लोकेशन देंगे वहां पहुंच जाएंगे और बच्चे को रेस्क्यू करेंगे। और वहाँ के जो हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, जो केस वर्कर्स होते हैं, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि बच्चे के साथ आप काम करिए, उसकी इंटेंसिव काउंसलिंग करिए, उससे इंटरेक्शन बार बार किया जाए। और जब वो चारों तरफ अपने और बच्चे भी देखता है तो कहीं ना कहीं उनको एज ए पीयर ग्रुप मान करके अपनी बात को खोल देता है, बताता है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं घर से क्यों चला था। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ कैसे आ गए, बाल कल्याण से नीचे हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई। जैसा अभी हम बात कर रहे थे, आपने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ कैसे आ गए, बाल कल्याण से नीचे हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई। यस, देखिए प्रियंका जी, प्रेरणा एक जो है वो मन का भाव है। और वो मन का भाव जो है वो आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। वो एक तरह से एक ऐसी ऊर्जा है जो आपको शक्ति देती है कि कुछ काम किया जाए। जब आप समाज में ऐसे बच्चों को देखते हैं, जब अपने चारों तरफ, देखिए कभी भी आप गाड़ी में जा रहे हैं, रेड लाइट के ऊपर आपको बच्चा भीख मांगता हुआ मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आपको कर्तव्य दिखाते हुए मिल जाते हैं। आपका मन लगता है कि इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। सर, लेकिन यहीं पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगी। अब आजकल जो ट्रैफिक में जो बच्चे मिल रहे हैं, वो अब पैसे नहीं मांगते। वो आपको एक पेन पकड़ा देंगे या टिश्यू का बॉक्स पकड़ा देंगे और बोलेंगे दीदी ले लो, दीदी ले लो। जी और इसके बदले जो उनकी कॉस्ट है, जी। तो वो इनडायरेक्टली वो चाइल्ड लेबर ही हो रहा है वो वहां पे। अब इसको आप कैसे, हम क्या करें? देखिए चाइल्ड लेबर है, कौन करा रहा है? या तो पेरेंट्स करा रहे हैं या कोई गैंग करा गैंग करा रहा गैंग है। करा रहा हाँ जी। है। और ये एक सामाजिक कुरीति हाँ है। हाँ। इसको हमें रोकना है, क्योंकि बच्चे का बचपन जो है हम छीन रहे हैं। सर, ऐसा कोई इंसिडेंट जिसमें ये ट्रैफिकिंग गैंग कोई पकड़ी गई हो? हाँ देखिए, ऐसा है, आपने काफी सुना होगा ठक ठक गैंग। ठग ठग गैंग। ठक ठक गैंग का नाम सुना होगा, एक बहुत बड़ा फेमस गैंग है। हाँ जो कई बार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के बोनेट के ऊपर ठक ठक करके कहता है कि आपकी गाड़ी का तेल निकल रहा है, हाँ हाँ हाँ। टायर पंचर हो गया। हाँ। जैसे ही आप उतर के टायर पंचर देखते हैं तो आपका ब्रीफकेस या मोबाइल उसमें से गायब हो जाता है। ये ठक ठक गैंग का। अच्छा। इसी के साथ में आपने ये भी इंसिडेंट सुने होंगे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बैंक्वेट हॉल्स में, फार्म हाउसेज में जहाँ शादियां हो रही हैं, वहां पे लोगों के पर्स गायब, हाँ। पैसे गायब हो, सब काम बच्चों से कराया जाता है। मेरा अपना अनुभव है ये, मैंने ऐसे बच्चों के साथ डील किए हैं। एक पर्टिकुलरली समय है साल का जिसमें कुछ एरिया से बच्चे और कुछ लोग जो हैं यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आते हैं, जो शादियों का सीजन कहलाता है। वो बच्चे को कपड़े पहना करके, मेरे पास एक बच्चा, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। जब मैं जुर्नल जस्टिस बोर्ड में था तो एक बच्चा मेरे सामने प्रोड्यूस किया गया। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उससे वो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी जो शायद आज तक मैंने भी नहीं लगाया होगा। अच्छा। और उस बच्चे ने एक बैग उठाया था जिसमें लगभग 7 से 8 लाख रुपए, जो सगन के पैसे लिफाफे होते हैं, वो था। उसको पास ऑन किया था। मॉडस ऑपरेंडी ये रहती है कि वो बच्चा आपके पास आके बैठ जाता है, आपको भी नहीं पता चलता किसका बच्चा है। आप खड़ी हुई, आप आगे पीछे हुई, आपका पर्स उसने उठाया और चल दिया। अगर आपने पकड़ लिया तो कहता है सॉरी आंटी, मुझे लगा मेरी मम्मी का पर्स होगा, आपको वापस कर। अगर आपको नहीं पता चला तो आपका पर्स आगे चला गया। ये मॉडस ऑपरेंडी। ये केस सुना था, शादी से पर्स गायब होना। शादी के पर्स गायब होना, हाँ। शादी से कहते हैं बैग गायब होना। और ठट्ठा गैंग तो बहुत ही फेमस है, जो कि कहते हैं इस तरह की तेल
गाड़ी से निकल रहा है, या क्या टायर पंचर हो गया है और आपका मोबाइल चोरी। ऐसे गैंग पकड़े गए ऐसे कभी? गैंग पकड़े जाते हैं, पकड़े भी गए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाइयां भी हुई हैं, ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट भी किया गया है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से इस बात के ऊपर काबू नहीं पाया गया है। कोशिश तो जारी है, पुलिस की तरफ से भी जारी है, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी काम कर रही हैं, जो एनजीओज हैं और जो CWCs हैं, जो जे बोर्ड्स हैं, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये वाकई सुनने को आते हैं, मिलते हैं इस तरह की बात। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ये जरूर बोलें कि रोड में खड़े हुए बच्चों को 10 रुपए का कॉइन, 5 रुपए का कॉइन, कुछ भी पैसे ना दें। ये हम उनके लिए कोई हित नहीं कर रहे हैं, ये आप कहेंगे तो शायद ज्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर हम सड़क के ऊपर ये देखें कि कोई बच्चा भीख मांग रहा है या इस तरह की कोई काम कर रहा है कि पेन बेच रहा है, तो हमें उसको प्रोत्साहन नहीं देना है, हमें उसको भीख नहीं देना है। प्रियंका जी, मैं आपको बताऊं कि इस विषय में हमने एक प्रोजेक्ट करने की सोची हुई है जी। गौतम बुद्ध नगर में, जी कि जो हमारे स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, जी जी। और जब बच्चा स्कूल जाता है वो सबसे ज्यादा किसकी बात को मानता है? टीचर की बात, टीचर टीचर की बात। जी तो टीचर के माध्यम से हम उन बच्चों को ये कहलाना चाहते हैं, स्कूली बच्चों को, कि आप अपने पेरेंट्स से कहिए कि इस तरह भीख ना दें सड़क के ऊपर, रेड लाइट्स के ऊपर। और अगर फैमिली कार में बैठी हुई है और पीछे बच्चा कहता है पापा पैसे मत देना इसको, तो फादर जो है बच्चे की बात को मानेगा, पक्का मानेगा। पक्का मानेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह से मूव करें कि स्कूल के टीचर्स के थ्रू बच्चों को मैसेज जाए और बच्चे अपनी फैमिली में मैसेज। ये उसी तरीके से हो गया जैसे छोटे बच्चों को हमने सिग्नल सिखाया कि रेड में रुकना है, ग्रीन में जाना है, जी, तो तुरंत बच्चा जैसे ही जाता है, अरे पापा रुक जाओ, रेड है, ग्रीन है, चलो जी। अच्छा पैसे मत देना। जी, बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छा, मतलब जी। बहुत कमाल का आइडिया है कि जब जी। बच्चे ही अगर ये बोले कि पापा हमें बच्चे ही नहीं अपने देना। पेरेंट्स को बोलेंगे कि हम्म आप ऐसा मत करिए, और हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी। नहीं, ये बहुत अच्छा है और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए सर। ये बहुत कमाल का आइडिया है। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से आपने कुछ प्लान आउट किया है सर कि इसको और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए? आपने और भी कुछ सोच रखा होगा कि CWC को हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग या किसी एक परफेक्ट वे में हम ले जाएं ताकि लोग और बच्चे इस चीज को समझें और इस चीज के लिए एक वैल्यूबल काम कर पाए जिसके लिए। जी, देखिए, CWC में 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन और 4 मेंबर्स। जी जब हमने CWC में हमने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने अपने मेंबर्स को बड़ा एक क्लियर मैसेज दिया कि CWC का काम सुबह आके शाम को जाना नहीं। जो बच्चा हमारे सामने आएगा सिर्फ हमने उससे काम नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं उनमें क्या क्या कमियां हैं, उनको क्या क्या जरूरतें हैं, हमें उनको पूरा करना। और कई बार कोई केस जब हमारे सामने आता है तो हम उसको इंडिविजुअल तौर पे तो उसको हम उसका निस्तारण करते हैं, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में बात करते हैं, लेकिन उस केस के साथ क्या हुआ है, क्या घटना हुई है, उसको कैसे रोक दिया जाए कि आगे और किसी बच्चे के साथ ये ना हो। तो इस कदम में हमने कुछ कदम उठाए हैं इस दिशा में हमने। और देखिए, अभी नोएडा के कुछ समय पहले नोएडा के कुछ 2 स्कूलों में छोटे बच्चों के साथ हुआ था, और एक बहुत बात मीडिया में भी आई थी कि ये स्कूल में इस तरह की कृत्य नहीं होना चाहिए। और हम सभी मानते हैं बच्चा स्कूल में यदि पेरेंट्स भेजते हैं तो वो सोचते हैं वहाँ सेफ एनवायरनमेंट में बच्चा है, इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो हमने हर स्कूल में एक पॉक्सो मॉनिटरिंग कमेटी गठन करने के लिए निर्देश भेजे, हमने भेज दिए हैं। बाल कल्याण समिति के दो ने ये निर्देश भेजे हैं। उसमें बाकायदा से हमने कहा है कि एक कमेटी स्कूल्स में बनाई जाए, प्रिंसिपल होगा जिसमें 2 टीचर्स होंगे, बच्चों का पार्टिसिपेशन होगा, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन होगा और कोई NGO भी साथ में रहेगा, काउंसलर भी।
तो ये इम्प्लीमेंट होना ये हो रहा है। हो ये रहा हमने है। पिछले 3 महीने पहले हमने भेज दिया था, कई जी। स्कूलों से हमें रिस्पांस आ गया है, ये कमेटी बन गई है और हमने ये कमेटी क्या काम करेगी ये भी पूरा एक नोट दिया है ओके। कि किस तरह से आप कैमरास की मॉनिटरिंग की जाएगी, किस तरह से वो मीटिंग होगी, कोई इंसिडेंट होता है तो इमीडिएटली रिपोर्टिंग कहाँ होगी, कैसे आपने बच्चों को जागरूक करना है सेफ टच अनसेफ टच के लिए, किस तरह से आपने टीचर्स को बताना है कि पॉक्सो में क्या करना चाहिए, पॉक्सो का यदि केस सामने आ जाता है कोई किसी बच्चे के साथ किसी प्रकार की जो घटना होती है तो आपने क्या करना है, ये सारी बातें जो हैं ओरिएंटेशन टीचर्स का, ये सब बातें जो है उनको करनी होगी। सर ये जैसे ये जो आप पॉस्को की बात कह रहे हैं ये बड़े स्कूल डेफिनेटली इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ है जो बहुत स्मॉल स्केल पे स्कूल हैं, बहुत ही कम वो दर्जे में जो बहुत छोटे-छोटे और वैसे स्कूल बने हुए हैं, इन पे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा-सा शायद जो मुझे लगता है या जो मैं देखती हूँ क्योंकि वो पढ़ाई को ही इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉस्को को वो किस तरीके से कर पाएँगे ये बहुत बड़ा मतलब हमारे लिए प्रियंका जी देखिए हमने हर स्कूलों में एक एक सर्कुलर भेजा है, जी, हर स्कूल में भेजा है ठीक है, और कोशिश हमारी है कि हम इसको फॉलो भी करें, ठीक एक है। रिमाइंडर में हम भेजें, दोबारा से उनसे बातचीत करें। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो हमारी नज़र में आ जाते हैं, कई बार हमने ऐसा भी किया है कि एक हमने सैंपल के तौर पे कुछ स्कूलों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उनको बुला करके उनसे बातचीत भी करी है, उनको समझाया भी है। यहाँ तक कि हमने कुछ प्ले स्कूल के जो वो है मैनेजमेंट है जी, उसको भी बुलाया है ओके, कि भाई आपके पास छोटे बच्चे आते हैं, आपके पास मेल स्टाफ भी है, मेन स्टाफ पे मेल स्टाफ भी है, तो आपने बच्चों की सेफ्टी का कैसे ध्यान कैसे रखना है। हैं? तो ये हमने बच्चों को स्कूल वालों को बुलाया है, उनसे बातचीत करी, उनको हमने प्रॉपर गाइडेंस दी है कि आपने क्या क्या करना है वहाँ। इनफैक्ट माँ-बाप को भी अवेयर होना चाहिए कि जिस स्कूल में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, जी। वहाँ पे ये पॉस्को इम्प्लीमेंट हुआ है, नहीं हुआ नहीं है। हुआ है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि देखिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी बहुत है, किसी ज़रूरी भी है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के करने के लिए लिए। करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स का इम्प्लीमेंटेशन का भागीदारी हो। सर मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाह रही हूँ, पॉक्सो डिफाइन कर दीजिए। आपको पता है, मुझे पता है, कुछ लोगों को पता है, नॉर्मली बहुत आम जनता को पॉक्स पॉस्को के बारे में भी नहीं पता है। बच्चों के साथ जो लैंगिक अपराध होते हैं, की घटनाएँ होती हैं, उसके लिए एक विशेष कानून बनाया है, हुँ, जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर इस तरह की कोई घटना हो रही है तो उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर पुलिस के पास आनी। हुँ, हुँ, उसके अलावा कार्यवाही ज़रूर होनी चाहिए। हुँ, हुँ, इसमें जो सज़ा है वो सख्त है। बेशक। इसके साथ-साथ 2012 में इसको इम्प्लीमेंट करने के नियम बनाए हुँ, और इन नियम को 2020 में जो है रिवाइज़ किया। हुँ, हुँ, जो 2020 के नियम जो रिवाइज़ किए गए, उसमें और सख्ती लाई। उस विक्टिम को तुरंत ही सीडब्ल्यूसी के सामने लाया जाए, हुँ, क्योंकि वो ट्रॉमा में है, ट्रॉमा में। उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हो सकता है उसको मेडिकल असिस्टेंस, हुँ, उसको लीगल एड चाहिए, हुँ, फ्री लीगल एड जो है हुँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू मिलनी चाहिए। हुँ, ये सारे काम जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अपने ऑर्डर से करवाती है। ओके, अगर एक बच्चा सामने आया है जो कि पॉक्सो की विक्टिम है, हुँ, उसको इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंस के लिए पैसे चाहिए, जी, उसके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है हुँ, और उसको खाने के लिए सामान नहीं, उसके लिए पैसे चाहिए, कहीं आने जाने के लिए पैसे चाहिए, तो इमीडिएट हेल्प के लिए भी सीडब्ल्यूसी ऑर्डर करती है, पैसे दिलवाती है। कंपनसेशन उसको समय पर मिलना चाहिए। हुँ, उसकी स्कूलिंग छूट गई है तो स्कूल में दोबारा से उसको जो है एडमिशन होना चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग जो है वो सीडब्ल्यूसी के द्वारा की जाती है। ये बहुत अच्छा एक्ट बना है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरीके से हो रहा है और सीडब्ल्यूसी का मेन काम जो है वो विक्टिम की देखभाल करना और उसको दोबारा से इंटीग्रेट करना है सोसाइटी में, उसके ट्रॉमा को दूर करना है। ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस आते होंगे, कई बार सुसाइडल सिम्पटम भी देखते मिलते होंगे, जी। मतलब
ये बिल्कुल ठीक है और सोसाइटल सिम्पटम्स भी मिलते हैं, उसको इमीडिएटली काउंसलिंग की ज़रूरत भी होती है। और एक एक बहुत अच्छी बात पॉक्सो एक्ट में कही गई है रूल्स में कि उसको एक सपोर्ट पर्सन दे दिया जाए। ओके। हम एक सपोर्ट पर्सन अपॉइंट करते हैं हम्म, जो उसके साथ रहता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने में उसकी मदद। तो ये पर्सन ये आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का होता है या आप बाहरी किसी एनजीओ के या ट्रस्टवर्दी या उनको भी आप ये अलॉट कर सकते हो, या एक एडॉप्शन की बात करूं मैं अगर, जी। तो ये फैसिलिटी नॉर्मल आम जनता जो इस चीज के लिए इंटरेस्टेड है वो भी कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? देखिए कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है, जी। जिसका इसमें एक भाव है कि हमें ये हम्म, भाव के साथ बच्चे के साथ काम करना है, हम्म, वो इसके साथ जुड़ सकता है। हम्म, एक पैनल बनाया जाता है जिसमें सपोर्ट पर्सन की लिस्ट रखी जाती है हम्म, और उन्हीं में से सपोर्ट पर्सन असाइन किया जाता है, और असाइन जो है वो CWC करती है हम्म, कि आपने इस बच्चे के साथ काम करना है। हम्म, जब तक उसकी लीगल प्रोसीडिंग चलती है हम्म, तब तक वो उसके साथ रहता है। अच्छा। बच्चे को कोर्ट में जाना है, उसको बयान दिलवाने के लिए वो साथ में रहेगा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाए, उसको कोई ट्रॉमा ना हो ट्रॉमा किसी ना तरह से, उसको किसी स्टेज पे मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है हम्म, तो वो भी हमें बताते हैं। हम्म, उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एडमिशन की है या कोई और इशू आ रहे हैं, स्कूल में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है तो भी हमें बताते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है, उसको कहीं कोई धमकियाँ मिल रही हैं किसी और पक्ष की तरफ से, तो वो भी हमें रिपोर्ट करते हैं जिससे कि हम उसका समाधान कर सकें पुलिस के थ्रू। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सहायक व्यक्ति के माध्यम से की जा। लड़कियों के अलावा अब लड़कों के साथ भी हो रहा है, जी। छोटे बच्चों के साथ। ये कैसे, मतलब एक ये नया चैलेंज है अब जो आजकल हमें सुनने मिल रहा है, जी। तो इस टाइप के केसेस भी आपके पास? हाँ, आते हैं, इस टाइप के केसेस भी आते हैं जो बच्चों के लड़कों के साथ होता है। देखिए ये एक मानसिक विकृति है। जी। और इसके लिए भी वो हम यही कहेंगे कि जागरूकता की आवश्यकता है। बच्चों के साथ इस तरह का अपराध करना जो है एक एक मतलब जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है कि आप एक बच्चे के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये केसेस आते हैं, उसको भी हम पूरा सपोर्ट देते हैं बच्चे को, विक्टिम को, और उसको भी दोबारा से एडजस्ट कराने की पूरी कोशिश होती है। अगर लड़के और लड़की के ट्रॉमा की बात करें तो दोनों का ट्रॉमा आपने सेम देखा है या दोनों के अपने अलग देखिए ट्रॉमा तो दोनों में सेम रहता है, हम्म, ट्रॉमा दोनों में सेम रहता है। और ट्रॉमा जो है इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो है उसकी ग्रेविटी कितनी हुई है और उसमें उसको कितनी पीड़ा में वो उस गुजरी है उस वाक्य से, इसमें ट्रॉमा डिपेंड करता है। और मैंने जैसा आपको कहा, वी कैन नॉट इमेजिन द ग्रेविटी ऑफ द ट्रॉमा, कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया हो। खाली बातों करने से, बात करने से जो है वो इस बात को समझ नहीं सकते। और हमें जब तक कि पूरी गहराई से इस बात को सब समझना पड़ेगा कि कैसे हमने बच्चे को दोबारा से सोसाइटी में समायोजित करना है, कैसे उसको कहते हैं दोबारा से स्कूल में डालना है, कैसे उसका वही पुराना बचपन वापस ला के देना है। जब तक हम उसके साथ काम नहीं करेंगे तब तक अपना दायित्व नहीं निभाएंगे। जो आपके शेल्टर होम में जो बच्चे रहते हैं उनकी एजुकेशन या उनकी काउंसलिंग या उनकी कोई भी एक्टिविटी वो कैसे हैंडल होती है, मतलब उनकी क्लासेस जैसे कंटिन्यू, वो तो आपके पास आ गया, वो शायद पढ़ भी ना रहा हो जब वो आया हो या वो सेकंड क्लास में हो, फिर उसके आगे की पढ़ाई को आप उस शेल्टर होम में रह के वो कैसे आप मतलब से प्रोसीड करते हैं? देखिए बच्चा जब भी शेल्टर होम में रखा जाता है CWC के ऑर्डर से, हम्म, तो विद डायरेक्शन जाता है वहाँ पे। जो होम का इंचार्ज होता है उसको डायरेक्शन दिए जाते हैं कि बच्चे को एक तो आपने एडजस्ट कराना है, उसकी काउंसलिंग करनी है और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको आपने नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट। कई बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पास एजुकेशन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पढ़े लिखे,
उनको उसी हिसाब से नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें कहते हैं शब्द ज्ञान है या थोड़ी बहुत चीजें जो है वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। जो बच्चे लॉन्ग टर्म में रह रहे, यहाँ पे एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि बच्चे को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेजने के बाद बाल कल्याण समिति का काम खत्म नहीं हो जाता है। हर 15 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट CWC में आती है। अच्छा। और वो रिपोर्ट फिजिकली आती है और बच्चे के साथ इंटरेक्शन होता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वीडियो कॉलिंग से। हर 15 दिन के बाद बच्चे के साथ बातचीत होती है, उसकी रिपोर्ट आती है कि क्या प्रोग्रेस है, उसने क्या बताया, क्या उसने फैमिली के बारे में कुछ बताया नहीं बताया है, क्या उसको रेस्टोर किया जा सकता है, या उसने एजुकेशन में भाग लेना शुरू किया है नहीं किया, होम में एडजस्ट किया है नहीं किया। और अगर उसकी फैमिली के बारे में जानकारी नहीं है तो डायरेक्शन यही रहते हैं कि आप इंटेंसिव कोशिश करिए कि फैमिली के बारे में जानकारी हो जिससे उसको रेस्टोर किया जाए, क्योंकि बेस्ट प्लेस ऑफ फॉर ए चाइल्ड इज हिज ओन फैमिली। ये काम चलता रहता है। और उसके बाद जब 3-4 महीने हो जाते हैं, फैमिली ट्रेस आउट नहीं हो जाती है, तब हम बच्चे को लॉन्ग टर्म में लाते कि बच्चा जो है अभी इसकी फैमिली नहीं मिली है, अब इसके साथ जो है हमने दूसरी तरह से काम शुरू करना है। स्कूलिंग की बात करते हैं उस समय। हमारे बच्चे इस समय में पढ़ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है। हमारी एक लड़की जो है वो हॉस्टल में रह के राजस्थान के स्कूल में, हमारे बच्चे जो है पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो है कोचिंग कर रहे हैं। आपने मतलब ऐसे हमने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, हमने कोशिश करी है, हम प्रयास करके बच्चों को ऐसी जगह पर भेजने की का प्रयास करते हैं। बच्चे जाएं जहाँ पढ़ सकते, लोगों का सहयोग है इसमें, और उस सहयोग से ऐसे जगह बच्चे। और एक बच्चा जब बाल अवस्था से किशोर अवस्था में जाने वाला हो, तब क्या सर? अभी हम बात कर रहे थे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलिंग नहीं लेते हैं। हाँ। वो होम में कुछ वोकेशनल प्रोग्राम्स भी करते हैं। खैर योगा वगैरह तो एक आम बात है जो करते हैं, उसके अलावा कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी या कंप्यूटर भी सीखते हैं, ज्वेलरी मेकिंग का प्रोग्राम भी चलता है, सिलाई कढ़ाई का काम भी चलता है, ड्राइंग पेंटिंग भी है, ये सारी चीजें होम में स्किल्स करती रहती है। बच्चा 18 साल का होने वाला है जी। अब प्रावधान के हिसाब से, जिस एक्ट के हिसाब से एक बच्चा जो 18 साल की उम्र का है वो बच्चा है, उससे ऊपर जो है वो एडल्ट। बात ही आती है, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है जी, कि आपका बच्चा जब 18 साल का होने लगता है, उससे कुछ दिन पहले ही आपके घर में एक खुशी का माहौल, बच्चा भी खुश होता है कि मैं 18 साल का होने वाला हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, मुझे स्कूटी या मोटर बाइक भी मिल जाएगी। लड़की भी कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, वोट डालने जाऊंगी। और जिस दिन 18 साल का होता है उस दिन बहुत हम उत्सव मनाते, बर्थडे मनाते। क्या रात को 12 बजे के बाद हम कहते हैं अब तुम एडल्ट हो गए हो, घर से यहाँ चले जाओ? नहीं, कहाँ रहता, घर नहीं रहता। तो ये बच्चे भी हमारे बच्चे, और ये भी हमारे पास रहेंगे। अच्छा जी। तो जैसे एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि जब ये बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो इन बच्चों को आफ्टर केयर में ट्रांसफर, एक अलग से होम दे दिया जाए जहाँ पे इन बच्चों को रखा जाए। और 21 साल की उम्र तक ये बच्चे वहां रहते हैं और वो हमारी निगरानी में रहते हैं। अब हम 18 साल पे एक ऑर्डर करते हैं कि इनको आफ्टर केयर में शिफ्ट करिए। लगभग 6-8 महीने पहले से इनकी मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाती है कि इन्होंने क्या सीखा है, किसी स्कूल में है और क्या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, और उस प्लान के अकॉर्डिंग इनको आफ्टर केयर में शिफ्ट करिए। वहां पर ये एडल्ट तो हो जाते हैं। अब मॉनिटरिंग हम जो है इनकी 3-3 महीने में करते हैं, क्या कर रहा है बच्चा। जो एनजीओ जहाँ पे बच्चे रहते थे उनका सपोर्ट भी रहता है बच्चा रहे। कुछ आफ्टर केयर फैसिलिटीज ऐसी भी बनाई जाती हैं जो ग्रुप कम्युनिटी फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ पे 6 बच्चे एक साथ मिल करके एक फ्लैट में रह रहे हैं, अंडर आवर सुपरविजन हम देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे।
ओके कुछ बच्चे हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग जा रहे हैं। हमने टाई अप भी किया है कई जगहों से। इज वन ऑफ दैट। के पास इतने वो क्या कहते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, जॉब एवेन्यूज हैं कि कोई भी बच्चा एडजस्ट हो सकता है, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे हाउसकीपिंग का हो या कोई और भी। अच्छा वो लड़कियां और लड़के वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं। कई मतलब बच्चों की ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस चीज के लिए आगे कर एडवोकेट कर कर रही हैं। वहाँ पे बच्चे जो हैं एम्प्लॉय भी हो गए। हम्म एक आध बच्चे हमारे जो एयरलाइंस में चले गए हैं। हाउस कीपिंग का जॉब है, होटल का नाम सुना होगा, हाँ तो जी हाउस कीपिंग करवाएंगे। हाँ तो इन बच्चों की मॉनिटरिंग, क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को एडजस्ट। ऐसा नहीं है कि आफ्टर के 18 साल के होने के बाद बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। बच्चा जो है हमारी निगरानी में रहेगा, हम देखेंगे। 2 लड़कियों की शादी भी हुई है। अरे वाह अच्छा ओके अब लड़का कैसे ढूंढा गया मतलब जहाँ पे वो काम करती थी वहीं से लड़का ढूंढ लिया। अच्छा अच्छा तो तो उसकी हमने जिम्मेदारी आपने तो हमने हमें लड़की हाँ की शादी भी हुई है, ठीक है, अच्छा जिसकी छुट्टी है। ओके कि ये कोई जैसे हम और आप समाज में हैं, ऐसे हाँ ये बच्चे समाज में हाँ हैं। ऑब्वियसली समाज में जरूरत ऐसा ये है कि हमें ये समझना है कि ये बच्चे हमारे अपने हैं। अपने हैं अपने हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक जो है हम बच्चों का हित नहीं करेंगे। ओके सर अभी रिसेंटली अब आगे के आपके क्या प्लान्स देखिए मैं जब तक आगे का प्रश्न है, मैंने आपको बताया सेक्स टू बेगिंग के बारे में हमने बात की। हैं उसके अलावा हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ न्यूली बॉर्न बेबीज जो है वो मिले, ओह जो कि अबंडन कर दिए जा इन द सेंस बच्चा पैदा हुआ, उसको किसी डस्टबिन में फेंक दिया, किसी नाले में फेंक दिया गया, रोड साइड में मिले, किसी घर की छत पे मिले, झाड़ियों में मिले हैं। ऐसे कई बच्चे मिले न्यूली बॉर्न। मैं आपसे बताना चाहूँगा एक बहुत खास इंसिडेंट है। हुआ एक बच्चा हमें मिला सर्दी के दिनों में, सुबह लगभग 7:30-8 बजे हमारे पास एक कॉल आई कि बच्चा किसी छत के ऊपर, तो शायद वो 2 घंटे का बच्चा, 2 घंटे का पीछे और वो बच्चा खून से पूरी तरह से लथपथ था और उसको चींटियां खा रही। उस बच्चे को हमने रेस्क्यू किया और वो बच्चा 1 महीने से ज्यादा उसको एनआईसीयू में रखा। उसके बाद आज उस बच्चे का अडॉप्शन हो गया। वो एक फैमिली में है और हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात थी कि हमने एक ऐसे बच्चे को, जिसको कि माता पिता ने बिल्कुल परित्याग कर दिया और फेंक दिया, उसको हमने एक फैमिली में दिया। इस तरह के और बच्चे भी मिले। एक बच्चा ऐसा मिला जिसको ये कुत्तों ने खा लिया था, उसकी टांग को खा लिया था। एक लड़की ऐसी मिली, बच्ची बिल्कुल न्यूली बॉर्न, लगभग मेरे ख्याल से 3-4 घंटे की वो होगी, झाड़ियों में पड़ी हुई थी, उसकी दोनों टांगों का फ्रैक्चर हो गया। इन सब बच्चों को हमने रेस्क्यू करके और एडॉप्शन के लिए भेजा, लीगली फ्री डिक्लेयर। अभी तक हम गौतम बुद्ध नगर में 37 बच्चों को जो है वो लीगली फ्री करके एडॉप्शन के लिए भेजा। ये बच्चे जो पैदा होते ही जब माँ बाप इनको फेंक देते हैं कूड़े के ढेर में, नाले में, इधर उधर, सड़क के किनारे, इससे अच्छा हमारे दिमाग में एक चीज आई, एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसा क्रेडल लगवाएं जहाँ पे जाके माँ बाप ने अगर परित्याग करना है तो सेफली बच्चे को छोड़ दो। हम एक प्रपोजल देने जा रहे हैं। हमारा प्लान है कि गौतम बुद्ध नगर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वहां पे एक क्रेडल रखा जाए, बना दिया जाए सेफ जगह के ऊपर। किसी भी ने बच्चे का परित्याग करना, उस क्रेडल में देखना, उसकी मॉनिटरिंग को, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। हम नहीं बताएंगे कि कौन रख के गया, कौन छोड़ करके उसको गया है, और उस बच्चे को हम सेफली दें। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तो कि हाँ ये अच्छा ये एक इनिशिएटिव कर रहे हैं
और ये प्रपोजल हमारा बिल्कुल रखिए और करने जा रहे हैं। ये सर ये कमाल का है। आई मीन ये ऐसे इतने सारे बच्चे जिनका भविष्य जी। इस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है या उन्हें सेफ रखा जा सकता है। और क्योंकि हम चाहेंगे कि ऐसे बच्चों को सेफली रेस्क्यू किया जाए और उनको अडॉप्शन में भेजा जाए। दूसरी एक बात और है कि गौतम बुद्ध नगर में देखिए महिला थाना भी बन गया है, पिंक बूथ भी बन गए हैं, पिंक टॉयलेट्स भी हैं, सब जी कुछ हैं। जी हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए अलग से पुलिस स्टेशन हो, हाँ हाँ जो कि ये इंटरेस्टिंग है सुनने में जी। चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। हाँ इसका प्रपोजल भी हमने रेडी कर दिया एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस प्रपोजल टू आवर कमिश्नर मैडम। ओके हर थाने में तो एक जगह होनी चाहिए, उसके अलावा एक बच्चों का अलग थाना भी होना चाहिए जहाँ बच्चों से संबंधित प्रकरण जो है वो दर्ज किए जा सके, उनसे बातचीत हो, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, और उस चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है उससे बातचीत। देखिए पुलिस की ट्रेनिंग हम करते हैं, नोएडा पुलिस की हमने काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग करी है कि बच्चों से कैसे डील करना है, बच्चों से कैसे व्यवहार करना है। और हमारा ये जुनाइल जस्टिस एक्ट ये भी कहता है कि बच्चों से बात करते समय आप यूनिफॉर्म में नहीं हैं। लेकिन हमने पुलिस को तैयार किया है कि रात को एक कॉल आती है बच्चे की, तो जरूरी नहीं है कि वो पेट्रोलिंग में पुलिस वाला है पहले वो अपनी वर्दी चेंज करने जाए और प्लेन क्लॉथ में बात करने के लिए जाए। तो हमने कहा कि सबसे पहला एनकाउंटर जो बच्चे का होता है वो पुलिस से होता है, और बच्चे में ये फीलिंग आनी चाहिए कि a man in the uniform is his friend और वो एक सेफ हाथ और में सफेद सेफ हाथ में है। तो तुम्हें उस तरह से बात करनी चाहिए, तुम्हारी वर्दी का डर नहीं होना चाहिए, पुलिस वाले की वर्दी का, तुम्हें एक फ्रेंडली उससे ट्रीट करना है, कैसे बात। ये एक प्रक्रिया जो है हमने ट्रेनिंग में ली है, पुलिस वालों को ट्रेनिंग की और कोशिश हमारी है, और देख भी रहे हैं कि बच्चों से ऐसे बात हो रही है और ज्यादातर जो है वो महिला पुलिसकर्मी जो है वही बात करती हैं, वही करती हैं उनसे। तो ये 2-3 प्रपोजल हैं जो हम लेने जा रहे हैं और मैं समझता हूँ इसमें बच्चों को काफी हित होगा, बहुत हित होगा। और लेकिन हमें ये उम्मीद भी हम करना चाह रहे हैं कि जो एनजीओज हैं वो हमारे साथ जुड़े, सर जो पेरेंट्स हैं वो जुड़े, RWS जुड़े। जी अगर हम सोसाइटीज में देखें तो चाइल्ड लेबर बहुत है। सर ये इस बात पे मैं आना चाह रही थी, यहाँ हम अपने प्यारे बच्चों को सेफ रखने के लिए हम एक ऐसे नन्हे मुन्ने को साथ में रख देते हैं जिनका खुद का बचपन चल रहा है जी, और क्योंकि उनकी जरूरत पैसे है तो वो खुद छोटे होके दूसरे बच्चे का एंटरटेनमेंट कर रही होती है, उसे नाच गाना करके दिखा रही होती है, प्रैम में लेके घूम रही होती है। ऐसा हर सोसाइटी में देखा है। ये जबकि एक क्राइम है और हम पढ़े लिखे लोग इस चीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि अगर अच्छा सोसाइटी में अगर कोई इसकी कंप्लेन कर दे तो आप दुश्मनी मोल ले रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो इस चीज को मतलब कैसे कंट्रोल करें, या एक हमें हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। बिल्कुल मेरे अकेले के कहने से तो नहीं, लेकिन आप शायद इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए बाल श्रम जो है वो एक अपराध है, हम उसके बच्चे का बचपन पे छीन रहे हैं और सोसाइटीज में घरों में इस तरह की लड़कियां काम कर रही हैं जो कि 18 वर्ष से कम आयु की हैं, और कई बार उन बच्चियों के साथ उत्पीड़न भी होता है, उन बच्चियों के साथ मारपीट भी होती है, कई बार भी हो जाता है इन बच्चियों के साथ। तो इसके लिए तो हमें जागरूकता की जरूरत है, जो RWA के थ्रू जो है अगर हम इस तरह की बात करें सोसाइटीज में और उनको अवेयर करें कि बाल श्रम जो है एक अपराध है, और एक ग्रुप ऐसा बने, कोई NGO ऐसी इन्वॉल्व हो। देखिए बचपन बचाओ आंदोलन जो है कैलाश सत्यार्थी का जो है वो बाल श्रम के बारे में काफी काम करता है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज जो है उनके साथ मिलकर के कोई NGOs अगर सामने आती हैं और ये काम करें कि अवेयरनेस हो जाए, तो इससे एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, और ये जो हमारे घरों में छोटी बच्चियां काम कर रही हैं वो बाल श्रम से मुक्त होंगी। सर इसके लिए अगर जैसे मैं सोचती हूँ कि
हर सोसाइटी में एक बोर्ड लगना, ये इनफैक्ट आपने मुझे सजेस्ट किया था जी। जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो, कि एक बोर्ड लगाना चाहिए कि 18 साल से नीचे कोई भी बच्चा अलाउड अलाउड नहीं नहीं। है। अगर कोई दिख जाए और सोसाइटी मेंबर्स उस चीज को वेरीफाई करें, तो शायद लोग एकजुट हो सकते जी, हैं जी। कि अच्छा कोई बच्चा प्रैम लेके घूम रहा है और देख के समझ में आ जाता है कि वो भाई है, बहन है या या वो पेड़ है। मेड है ना? तो अगर इस चीज को वेरीफाई करें, इतने सारे गार्ड हैं यहाँ पे, गार्ड ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने घर में किसी बच्चे को रखा हुआ है, आप रजिस्टर्ड, यहाँ पे भी जैसे हमारी सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन होता है कि अच्छा कौन कितने उम्र के लोग रह रहे हैं, कितने मेंबर रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें बस एक इंटेलिजेंटली आपको स्टेप लेना स्टेप है और लेना इस है। चीज को हम रोक सकते हैं। देखिए जब अवेयरनेस होगी तो रिपोर्टिंग भी होगी। जी जी। रिपोर्टिंग अभी भी होती है हम्म लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि लोगों को सेल्फ इंटरेस्ट में लोग रिपोर्टिंग नहीं करते। लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों इस झंझट में पड़े कि हम इसकी कंप्लेंट करें। हम्म देखिए, मानवता के नाते हम्म बच्चे के हित के लिए आपको ये रिपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास केसेस आते हैं रिपोर्टिंग के। एक बच्ची अभी कुछ समय पहले रेस्क्यू हुई थी, अब मीडिया हाईलाइट भी हुआ, काफी हुआ, उसके साथ मारपीट भी की गई। वो बच्ची अभी हमारे पास है। अब व्यथा ये है कि उस बच्ची के पेरेंट्स सामने ना आकर भी बच्ची को वापस नहीं ले जाना चाह रहे, और बच्ची हमारे पास रह रही, अच्छा। हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में है। उस केस में एफआईआर भी हमने करवाई है, जिसने उसके साथ मारपीट करी है, जो उसके एम्प्लॉयर थे। अच्छा। एक कंपनसेशन भी डिक्लेयर कराया है जो काफी हैवी अमाउंट है, वो भी बच्चे को मिलेगा। लेकिन रिहैबिलिटेशन पार्ट जो है वो अभी बाकी है, क्योंकि फैमिली सामने आए, फैमिली आकर के ली जाए। अब हमने कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे की फैमिली नहीं आ रही है, नए सेशन में बच्चे को स्कूल शुरू कर दें, तो हम उसके लिए दूसरा रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये अवेयरनेस जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। सर मैं तो बस एक बात मुझे ये समझ में आई कि हम सरकार से पूरी उम्मीदें नहीं रख सकते। सरकार तभी काम कर सकती है जब हम जिम्मेदार बने। ये बात मैं एक आम जनता के नाते कह रही हूँ, लेकिन ये बात अगर आप दर्शकों को समझाएं कि एक सरकारी संस्था को हमारी कितनी जरूरत है। ये किसी भी प्रियंका जी, ये व्यक्ति को। बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी काम जो है वो एक कोऑर्डिनेशन से होता है, और उस कोऑर्डिनेशन में, और विशेषकर अगर बच्चों के लिए हमने कोई हित का काम करना है, तो सरकार के साथ साथ समाज को भी जोड़ना पड़ेगा। समाज में चाहे वो एनजीओज हों, चाहे माता पिता हों, चाहे आरडब्ल्यूएज हों, या और कोई सामाजिक संस्थाएं हों, जब तक वो जुड़ करके काम नहीं करेंगी तब तक बच्चों के हित की बात नहीं हो सकती है। जब तक हम इन बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझेंगे तब तक हम इन बच्चों को सही दिशा नहीं दे पाएंगे। ये बात तो सत्य है। और इसके लिए ये अभियान चलने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए भी प्रावधान बने हुए हैं, ऐसे बच्चों के काम करने के लिए भी सरकार जो है वो तत्पर है, और हमें उसके साथ जुड़ना है। तो ये जागरूकता भी हमें देनी पड़ेगी। आम जनता अगर सीडब्ल्यूसी के पास आके कुछ योगदान देना चाहे तो वो क्या क्या कर सकती है सर? देखिए, अवेयरनेस प्रोग्राम में जी जो सोसाइटीज की आरडब्ल्यूएस हैं जी हमारे साथ जुड़े, बल्कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आरडब्ल्यूएस को जोड़े। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था कि भिक्षावृत्ति बच्चों की जो है उसको रोकने के लिए है, या जो सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं होती हैं उसके अवेयरनेस के लिए है, या जो बाल श्रम हो रहा है, जो मेट्स आ रही हैं सोसाइटीज में, बच्चियां हैं, उनको रोका जाए। ये आरडब्ल्यूएस के साथ हम जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, स्कूलों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है, एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और कोई एनजीओज हमारे साथ आती हैं तो उनको हम सहायक व्यक्ति के रूप में, जो पॉक्सो विक्टिम्स हैं उनको जोड़ सकते हैं, बच्चों की काउंसलिंग के लिए जोड़ सकते हैं, बच्चों के परिवार में उनके माता पिता की काउंसलिंग के लिए उनको भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, जो एनजीओज हैं या कोई और संस्थाएं हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वॉलंटियर हमारे पास आती हैं तो दे आर वेलकम। ओके। तो एज एन मैं
एनजीओ के लिए मैं आपके पास आना चाहूंगी नेक्स्ट कुछ जब दिनों में। आपका स्वागत है, आप बिल्कुल जी आइए और हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी अगर जो एक्सपर्टीज होगी हम जी, उसका पूरा लाभ लेना चाहेंगे और वो लाभ हम अपने बच्चों को दिलवाना चाहेंगे। क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ सीखना भी चाहती हूँ, जानना भी चाहती हूँ और लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि अब आपकी। प्रियंका जी देखिए, सीखना तो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी आज मैं भी सीखता हूँ, अभी भी मैं सीखता हूँ। जी मेरे सामने जो एक बच्चा आता है उससे भी मैं सीखता हूँ, वो जी क्या कहता है, कैसे करता है। और आपसे भी हम सीखेंगे, आप हमसे भी कुछ सीखेंगे। जी। और जहाँ तक मुझे कुछ पता है कि आज भी आप किसी बच्चे के मेंटर हैं, जो बच्चा आपको आइडली फॉलो करता है, आप उसके बारे में कुछ। अच्छा प्रश्न किया आपने। जी ये शायद वर्ष 2018 या 17 की बात है। जी एक बच्चा मेरे पास आया जी। और उसको चाइल्ड लाइन लेकर के आई। हम्म चाइल्ड लाइन लेकर के आई तो उस बच्चे से हमने बातचीत करी। हम्म, कुछ जवाब नहीं देता था, कुछ बात नहीं। बच्चे को हमने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा, जी काफी बातचीत करी। जैसे मैंने आपको बताया कि हर 15 दिन के बाद हम उससे इंटरेक्शन करते थे, हम उससे इंटरेक्शन करते थे। और लेकिन वो, मुझे याद है कि वो सिर्फ मुझे टकटकी लगा के देखता रहा। अच्छा। बच्चा बड़ा होता गया, उसको हमने नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डाला, धीरे धीरे कुछ वो सीखने लग गया। एक बार मैंने उस चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का विजिट किया, लगभग 1 साल के बाद की बात है। हम्म तो वहां के स्टाफ ने कहा, CWC के चेयरपर्सन है, हमारे पास भी एक अच्छा। चेयरपर्सन। देखो कौन चेयरपर्सन, आप मानेंगी नहीं, CWC की बेंच पे बैठ करके हम्म जिस तरह से मैं ऑर्डर करता था या जिस तरह से मैं डायरेक्शन देता था, हम्म। वो पूरी तरह से उसने वहां पे एक पूरा ड्रामा में पेश किया प्रस्तुत किया। वो धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया, काफी कुछ सीखा उसने। हम्म और अल्टीमेटली वो 18 साल, हम्म वर्ष 2022 में वो हम्म 18 साल का हुआ। उसको मैंने आफ्टर केयर में भी प्लेस करवाया। हम्म और वो जब बड़ा हो गया तो वहां से निकल गया, हम्म अपने आप कहीं कहता कि मैंने कहीं जाना है। अभी लगभग 6 महीने पहले रात के 10 बजे मेरे पास गुजरात के एक शहर से रेलवे पुलिस का फोन आया अच्छा। कि आपका बच्चा हमारे पास है, आप आइए अपने बच्चे को ले। अच्छा। मैंने कहा आपको ये नंबर किसने दिया? हम्म। कहता कि इसके बाजू के ऊपर टैटू है आपका नंबर, उसे टैटू कर ओहो, टैटू करा रखा था आपका नंबर। मेरा नंबर कि आपका लड़का जो है हमारे पास है, इसको पकड़ो। और पुलिस ने क्यों पकड़े? पुलिस ने, क्योंकि वो वहां बिना टिकट चला गया, ओ। जबकि उसको आफ्टर केयर में प्लेस करके एक जगह पे हमने सर्विस में भी लगवा दिया था, लेकिन उसकी मनोस्थिति थोड़ी सी कमजोर है। तो इसलिए वो अपने आप पे कहा कि मैं जाना है, हम्म चला गया, पता भी नहीं। हम्म फिर किसी तरह से हमने पूरी न्यायिक प्रक्रिया करके मैंने बच्चे को घर पे वापस दिलाया और दोबारा उसको फिर उसी आफ्टर केयर में रखवाया दिल्ली में। अच्छा। वो बच्चा अपने बर्थडे से पहले मुझे फोन कर देता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये चाहिए। और मैं अपने ड्राइवर के थ्रू भेजता हूँ उसको, जा सामान जा पाए। मेरे घर में भी सबको मालूम है कि ये आपका बच्चा है। हम्म अभी 2 महीने पहले मुझे वो एक प्रोग्राम में मिला, मैं एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट था, वहां गया। तो वो इसी तरह मेरी तरह से टाई वाई पहन के मुझे बाहर गेट पे मिला, मैं बिरबानी हूँ। तो मुझे वो फिल्म याद आ गई, मैं कलाम हूँ। हाँ। तो पूरी तरह से वो इमिटेट करता है, पूरी तरह से मेंटोर करता है और मुझे अक्सर फोन कर देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, हम्म मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसा करना है। अभी वो एक इंस्टीट्यूशन में एज ए हेल्प की तरह काम करता है, हम्म मेरे संपर्क में है। हम्म और कई बार मुझे खुशी भी होती है कि ये बच्चे को देखिए मैंने कहाँ से और कहाँ ले आया, और वो अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा एग्रेसिव भी किसी कभी कभी हो जाता है, लेकिन समाज में समायोजित हो गया है, समझ। हो गया है। और ये मैं तो यही कहूंगी कि आपकी कोशिशों की वजह से। देखिए, जब बच्चे को खुशी मिलती है तो हमें भी खुशी मिलती है।
हम्म, और बच्चे की खुशी जो है वो आप ये समझिए कि एक दुनिया का नूर है, हम्म, हम्म, और वो नूर जब हमें मिलता है तो हम अपनी हमारी आत्मा जो है वो सुकून आपको सुकून मिलता है। इसीलिए यही एक प्रेरणा है कि हम बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के हित में काम करते हैं। और CNCP बच्चे लगभग 9,000 बच्चों से मेरा संपर्क हो चुका है तक के, जिनके साथ मैंने काम किया है। कई लोग मुझे याद करते हैं, कई बच्चे, कई इंसिडेंट मुझे याद आते हैं कि बच्चे किस तरह से आए, उनके साथ हमने क्या किया, कहाँ भेजा, किस तरह से रखा हमने। कई बार हमने उनको आ, सही दिशा भी दी और कई बार गलत भी दी, तो उनको वापस लेकर फिर दोबारा हमने इंटीग्रेट किया सोसाइटी में। सही एपिसोड्स हैं जिनके बारे में सोचते हैं और अच्छा भी लगता है। आपका मोस्टली टाइम इतने सालों से बच्चों के साथ सबसे ज्यादा रहा, और आप बच्चों के, मुझे लगता है कि एक एक इमोशन, उनकी टेंट्रम, उनकी खुशी, उनके दुख सब समझते हैं। जी। और ये आप, कोई कभी ऐसा टाइम आया सर जिस टाइम में आप कभी बहुत इमोशनली वीक साउंड करते हो, या कहीं पे आप ऐसा लगता है कि नहीं, हिम्मत चाहिए और मुझे, या दुख कहते नहीं, हैं? देखिए, आफ्टर ऑल आई एम ए ह्यूमन बीइंग, और परेशानी तब होती है जबकि छोटे छोटे बच्चों के साथ होता है। ये सबसे डरावना है बच्चों के साथ। वो सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक। आप 6 महीने की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ, हम किस समाज में जी रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम इतना काम करने के बाद भी अपने समाज को दिशा नहीं दे पा रहे। ये एक सबसे बड़ी दुखद अनुभूति होती है इस बात की। और इसीलिए हम कई बार बड़ी मजबूती के साथ सब स्टेक होल्डर जो हमारे हैं उनको ले कहते हैं कि आपने इस तरह के अपराध नहीं होने देना, पूरी कोशिश कर, अपराधी को पूरी की पूरी सजा मिलनी चाहिए, कहीं पर भी कोई रिलैक्स नहीं होना चाहिए। कानून को कानून कड़क मजबूत होना। है, कानून मजबूत है, लेकिन जो विक्टिम है उसको सपोर्ट चाहिए। आपको मैं बताऊं, हम बच्चे को जो पॉक्सो विक्टिम है उसको यहाँ लोकल कोर्ट में ही नहीं, हाई कोर्ट तक जो है लीगल एड सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का पक्ष जो है वो, विक्टिम का पक्ष जो है मजबूत रहे, किसी तरह उसको न्याय मिले। ये करते हैं। सर, एडॉप्शन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं, या मेरे फ्रेंड्स, या मैं समाज में कोई भी व्यक्ति इन बच्चों में से किसी एक को एडॉप्ट या उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो हम इसे कैसे प्रोसीड करें? जी, देखिए, अडॉप्शन जो है वो एक इमोशनल प्रक्रिया है जिसमें एक बच्चे को परिवार मिलता है और एक परिवार को एक बच्चा मिलता है। उस समय पहले तक जो है ये प्रक्रिया बड़ी अव्यवस्थित थी। जी। अब भारत सरकार के द्वारा एक एजेंसी शुरू की गई, कारा के थ्रू ही जो है लीगल अडॉप्शन होता है वर्तमान में। कारा की एक साइट है जिसके ऊपर जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चा चाहिए वो अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं विद प्रायोरिटी कि उनको कितना बड़ा बच्चा चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, और वो कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि मेडिकल इश्यूज तो नहीं है उनकी फैमिली में कोई। ये पूरा एक डिटेल एक फॉर्म है वो देते हैं। जब ये फॉर्म अपलोड किया जाता है तो वो एक प्रायोरिटी नंबर, जब वो प्रायोरिटी नंबर आता है तो उनको ये बताया जाता है कि ये 3 बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। 2 या 3 बच्चे उनको दिखाए जाते हैं और वो बच्चों को देखते हैं, जाके मिलते हैं। मिलने के पश्चात अगर वो यस करते हैं किसी बच्चे के लिए तो बच्चा 1 महीने के लिए उनको प्री अडॉप्शन जो है उसमें देते हैं। जस्ट फॉर प्री अडॉप्शन फर्स्ट 1 महीने के लिए कि आप इस बच्चे के साथ रहिए और ये बच्चा आपके साथ रहे। आप इससे एडजस्ट कर जाते हैं, कई बार बच्चा भी एडजस्ट नहीं कर सकता। ये जरूरी नहीं है कि कोई हर व्यक्ति
न्यूली बॉर्न बेबी चाहे, हम्म, कहता मुझे 4 साल का बच्चा चाहिए। हम्म, कुछ लोग 7 साल के बच्चे ले रहे हैं, कोई हम्म, 3 साल का बच्चा ले रहा है। हम्म, 4 साल का बच्चा तो जानकारी हो जाती है, वो समझने लग जाता है, पहचानने लग जाता है। बच्चा ही एडजस्ट नहीं हो रहा है वहाँ फैमिली में जाकर, तो उस केस में वो बच्चा वो वापस कर दिया। अब दूसरा बच्चा लेते हैं। ओके, जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फिर सारी फिर एक बार से पूरी जांच होती है उनकी फैमिली की, बच्चे की भी, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेकर के, और फिर इसका ऑर्डर कर दिया जाता है कि बच्चे को अडॉप्शन। ज्यादातर किस एज के बच्चों के ज्यादा मतलब देखिए ज्यादातर लोग जो है इंडिया में तो न्यूली बॉर्न बच्चे मांगते हैं। ये बच्चे सारे अडॉप्शन में देने से पहले CWC इनको लीगली फ्री डिक्लेयर करती है ओके, अडॉप्शन के लिए। जो बच्चे अबंडन मिलते हैं या किसी ने उनको बिल्कुल ही क्रैडल में डाल दिया है, इस तरह के बच्चों को के लिए एक एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि कहीं कोई फैमिली अवेलेबल तो नहीं। पुलिस की रिपोर्ट आती है कि कभी कोई इसकी कोई पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं की गई है। ये पूरी एक प्रक्रिया है लीगली फ्री डिक्लेयर करने की, और उसके बाद बच्चे को लीगली फ्री डिक्लेयर। आज जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में बच्चे रह रहे हैं, उसमें अभी कारा ने 2 कैटेगरीज और बढ़ा दी है। एक तो नो विजिटेशन, अगर किसी बच्चे को 1 साल से अधिक पेरेंट्स या गार्जियंस ने विजिट नहीं किया है, इसका मतलब यह है कि वो उनको वापस फैमिली में लेने के इच्छुक नहीं है। दूसरा यह है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स की जानकारी बिल्कुल अभी तक नहीं मिली, उन बच्चों को भी लीगली फ्री डिक्लेयर कर दिया। ऐसे बच्चों को लीगली फ्री डिक्लेयर करती हैं और कारा के थ्रू का एडॉप्शन के बाद भी जो है फॉलोअप चलता रहता है कि बच्चा ठीक से है या नहीं है, एडजस्ट किया या नहीं किया, बच्चे के साथ कोई दूसरी तरह का काम तो नहीं किया जा रहा। ये एक फॉलोअप का प्रोसेस जो है वो। और ये कितने सालों तक होता है सर फॉलोअप का प्रोसेस जो है लगभग 2 साल तक। 2 साल तक। अच्छा सर, इन कामों के अलावा अगर मैं पूछूं तो आप अपना पूरा दिन कैसे बिताते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, मतलब आप जितने काम एंड कंपोज लगते हैं मुझे, तो मैं इस चीज का भी जानना चाहती हूँ कि इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए काम कंपोज नेचर ही। देखिए इस समय मेरी फैमिली में मैं और मेरी वाइफ, जी, मेरी 2 डॉटर्स हैं, तो दोनों सेटल हैं जी, और मेरी वाइफ जो है वो एक साइकोलॉजिस्ट है और उसका पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। वो आपको हर काम रखती है? हर तरह से काम नहीं रखती है, मुझे हर तरह से सपोर्ट भी करती है। जी, जी, सारा दिन मैं CWC में अपना रहता हूँ, जिससे काम में रहता हूँ। शाम के समय थोड़ा सा वक्त मेरा उनके साथ बीतता है। मेरा मानना है कि रात मेरी अपनी है, तो 10:30 बजे के बाद जो है, जब वो कहती है कि ठीक है अब उनके सोने का समय हो गया है, तो मेरे काम करने का समय शुरू हो जाता है और वो समय लगभग रात को 2:30-3 बजे तक, और वो समय मेरा अपना होता है जब मैं अपनी चीजों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि बच्चों के लिए और क्या काम किया जाए, कौन से प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं, कहाँ क्या चेंज की आवश्यकता है, इसको कैसे किया जाए, कल जो केस आने वाले हैं उनके लिए किस तरह से हमें प्रक्रिया को सेट करना है, उसके लिए रिहैबिलिटेशन प्लान किस तरह से किया जाना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो मेरा अपना समय है और ये उसमें उनका पूरा सहयोग है। ठीक है, बीच बीच में वो जरूर मुझे कहती हैं कि अब बहुत टाइम हो गया, लेकिन उनको मालूम है कि मैंने कब सोना है, तो ये सहयोग मेरे घर में रहता है। ऑफिस में जो मेरे मेंबर्स हैं बाल कल्याण समिति के, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, मुझे पूरा सपोर्ट है। हम आपस में मिल करके डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, लेकिन कभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि किसी ने एक एमिकेबल डिसीजन को माना। सब लोग सहमति से काम करते हैं। ये मानिए कि ये एक मेरा पैशन है, शायद मैं अब इसमें पूरी तरह से रम गया।
और मैं अब निकलना भी नहीं चाहता हूँ इसमें से। मैं चाहे इस पद पे रहूं या ना रहूं, उसके बाद क्या है, लेकिन तब भी मैं इसमें इसी के साथ ही रहूं। शायद मैं इसी में ही काम करता रहूंगा। हो सकता है मैं अपने कोई प्रपोजल बना के सरकार को देता रहूं, एनजीओ को देता रहूं, या कहीं कुछ हम भी सहयोग यही करता। चाहते हैं कि आपकी गाइडलाइन हमेशा हमें मिलती रहे, हमेशा। एंड मैं दर्शकों से बस ये कहना चाहती हूँ कि जो सर ने एक बात कही कि कैडेट बनाना, अ, बच्चों के लिए अलग से पुलिस व्यवस्था का स्थापन करना, जो भी आपने नए आइडियाज दिए हैं, ये बहुत ही कमाल के आइडियाज हैं। और उससे पहले जो सर ने एक और चीज हमें कही है कि हमें भी इतने ही अवेयर होना चाहिए जितना कि सर और सरकार ये CWC हो रही है। तो इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को अ, खत्म करना चाहती हूँ, ताकि मैं फिर से वर्मानी जी के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ दोबारा मिलूं और कुछ और नई बड़ी बातें साझा करूं, और समझ के हम दोनों शायद समाज के लिए कुछ हम एक संदेश हम दे पाए। तो वर्मानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं शब्द नहीं है, जिन चीजों को मैंने जाना और आपने जो टाइम दिया है हमें, और जो चीज हमने समझाई है, वो बहुत बड़ी चीज है समाज के लिए, मेरे लिए और बच्चों के लिए। थैंक यू प्रियंका जी। और क्योंकि आप भी बच्चों के हित की काम कर रही हैं, मैं आपको एक विशेष संदेश देना चाहूंगा। जी। आपकी कामयाबी तभी होगी जब आप किसी बच्चे से पूछे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में क्या? और वो कहे मुट्ठी में है तकदीर हमारी, किस्मत को हमने बस में किया है। तभी आपकी कामयाबी होगी। जी जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर।